गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बारिश बारिश हुआ आप लोग एरिया में? पानी वानी लगा? नहीं? हो गया? अच्छा, आज कम हुआ। आज सिर्फ गरज रहा था बादल। अच्छा, ठीक है। मुझे लगा कि बारिश बारिश हुआ है, तुम लोग को आने में लेट होगा। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं आवर करंट अफेयर्स लेक्चर 3। देखो, इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। गैंगेटिक डॉल्फिन, है ना? तो गैंगेटिक डॉल्फिन है, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रह्मपुत्रा में नहीं मिलता है, मिलता है। Ganges River dolphin, India's national aquatic animal, declared as India's national aquatic animal in 2009। अच्छा, ये सूसू का साउंड बनाते हैं इसलिए इसको सूसू भी बोलते हैं। एंडेमिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, यहीं पे मिलता है, हर जगह नहीं मिलेगा सूसू। ठीक है। इंडिया होस्ट अराउंड 90% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। 90% ऑफ द सुसु का पॉपुलेशन कहाँ है? इंडिया में ही है। ठीक है। हैबिटाट फाउंड ओनली इन फ्रेश वाटर रिवर सिस्टम, फ्रेश वाटर में मिलेगा। ठीक है। गैंगेटिक, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना, करनफुली, सांगू सिस्टम में मिलेगा, नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश में। प्रीफर डीप वाटर्स स्पेशली नियर द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर, जहां दो रिवर मिलते हैं। ठीक। तो बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है और कुछ नहीं है। चाइना में भी था, बट चाइना में अभी एक्सटिंक्ट बताया जाता है। और इसके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, इसके आसपास दूसरे सिमिलर टाइप के डॉल्फिन आपको कहाँ मिलेंगे? अमेजन रिवर में मिलेंगे, बोटो करके। ठीक है, बस ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, इंडस रिवर में जो मिलता है उसको भूलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भूलन। सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी कुछ खास नहीं है। ब्लाइंड होता है, इसेंशियली क्या होता है? ब्लाइंड। ब्लाइंड आपको पता होना चाहिए। ठीक है। रिलाइज ऑन इको लोकेशन टू नेविगेट एंड फाइनली प्रे, आवाज वाज पे रिलाई करता है, प्रे को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए। लिस्टेड एज इंडेंजर्ड, तो इंडेंजर्ड भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी रिवर है जो ऐसे मेघालय से निकल के और यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है, नाम बताओ। उपली। क्यों, स्पेलिंग बोलो। हाँ, KOP, कोपिली। तो कोपिली रिवर में भी, है ना, डॉल्फिन से सुसु पाया जाता है। समझ में आई बात? जहां वो ब्रह्मपुत्रा कॉन्फ्लुएंस होने वाला होता है वहां भी आपको ये मिलते हैं। समझ में आ रही बात? ठीक है। और बहुत सारा रिवर का इरोजन वगैरह की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, रिवर पॉल्यूशन, रिवर इरोजन, है ना, इनका जो नंबर है वो क्या हो रहा है? डाई हो रहा है। समझ में आई बात? कोपली रिवर जो था लास्ट 2-3 महीने पहले बहुत ज्यादा न्यूज में था। वी हैव कवर्ड दैट इन आवर करंट अफेयर्स। ठीक बात है। तो ये तो सूसू के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन हो गया, दैट इज द जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट सूसू। बट यू शुड ऑल्सो कीप इन माइंड द कोपिली, दैट कैन बी आस्क्ड इन बोथ यूपीएससी एंड APSC। ठीक है। ठीक है, हो गया। कंजर्वेशन एफर्ट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? कंजर्वेशन एफर्ट के लिए कवर्ड अंडर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटाट, उसके अंदर हमारा काम चल रहा है और कुछ खास है नहीं। फर्स्ट एवर टैगिंग एक्सरसाइज फॉर द गैंगेज रिवर डॉल्फिन कंक्लूडेड इन आसाम, आसाम में इसको कंक्लूड किया गया, कंडक्ट किया गया, जिसमें डॉल्फिन को क्या किया जाएगा? टैग किया जाएगा। ठीक है। टू स्टडी माइग्रेटरी पैटर्न्स, डिस्ट्रीब्यूशन, रेंज एंड हैबिटाट यूज इन फ्रेगमेंटेड रिवर सिस्टम। टैग करने से क्या होगा? कहाँ कहाँ माइग्रेट करते हैं, किस रिवर सिस्टम से ओरिजिनेट हो रहे हैं, कहाँ जाते हैं, ये सब सारा पैटर्न पता चलेगा। समझ में आई बात? ठीक है। तो APSC UPSC दोनों के लिए हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड आता है रतापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कल हमने पढ़ा था तैमूर ला पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन छत्तीसगढ़। दैट वाज द 56th वाइल्ड लाइफ, सॉरी, दैट वाज द 56th टाइगर रिजर्व। दिस इज 57 टाइगर रिजर्व, and now there is one more tiger reserve, that is Madhav National Park. Madhav National Park in MP is also a tiger reserve. So in India there are total how many? 58 tiger reserve. Total 58 tiger reserve. तो 56 गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, तैमूर पिंगला,
पिंगला, ये कहां पे था बोलो, छत्तीसगढ़। ठीक है, 57 इज रतापानी, रतापानी that is in MP, and 58 is also in MP, that is it is already a national park. माधव नेशनल पार्क पहले से था, अभी उसको क्या डिक्लेयर किया गया है, टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो हाउ मेनी टोटल टाइगर रिजर्व इंडिया नाउ, 58। तो लास्ट वाले तीनों के बारे में आपको पता होने चाहिए, लास्ट वाले अभी डेजिग्नेट किए गए हैं। ये 8th टाइगर रिजर्व है एमपी का, रत्तापानी। माधव नेशनल पार्क कितना होगा, 9th टाइगर रिजर्व होगा, आगे आएगा, आगे फरवरी मार्च में उसको डिक्लेयर किया गया है ना। तो इसलिए इसमें कवर्ड नहीं दिख रहा है, हमने उसको डीसीए में कवर किया हुआ था। एग्जिस्टिंग टाइगर रिजर्व इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बारे में हमें सारे टाइगर रिजर्व रखने की जरूरत नहीं है, ठीक बात है, हमें बस टोटल नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में पता होने चाहिए, जो कितने हैं, 9। ठीक, चलिए, तो रत्तापानी, रत्तापानी के बाद लेटेस्ट एडिशन इज ऑल्सो माधव, लिख लीजिएगा जरूर, डोंट फॉरगेट माधव। ठीक है, रत्तापानी का ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लो, द सेंचुरी, जब माधव आएगा तो उसका भी ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेंगे। द सेंचुरी लाइज पैरेलल टू नॉर्दर्न साइड ऑफ द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के नॉर्थ साइड में है रत्तापानी। द कोलार रिवर फॉर्म्स द वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ द सेंचुरी, वेस्ट में कौन सा रिवर जाता है, यहां से कोलार रिवर जाता है, कोलार, नीचे से क्या जाता है, नर्मदा, ऊपर में क्या है आपका, रत्तापानी टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट साइट विद इन द सेंचुरी, इंपॉर्टेंट साइट भीमबेटका रॉक शेल्टर वहीं पे है, तो भीमबेटका बस आपको पता होना चाहिए, बाकी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉरेस्ट टाइप क्या है, मॉइस्ट डेसिजुअस, एक होता है एवरग्रीन जहां पे बारिश बहुत होता है, तो ट्रीज जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं, वो ट्रीज अलग अलग टाइम पे अपने पत्तों को शेड करते हैं, तो हमेशा वो ग्रीन ही दिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एवरग्रीन। एवरग्रीन के बाद वाला कैटेगरी क्या है, मॉइस्ट डेसिडुअस, है ना। ठीक है, पत्ते वो लोग शेड करते हैं बट एक साथ नहीं करते, बट फिर भी दिखता है कि पत्ते शेड हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी बारिश होता है बट एवरग्रीन से थोड़ा क्या होता है, कम होता है। अब इसी में एमपी में रिलेटेड एक और प्रोजेक्ट है, केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। वैसे ये 10 साल से न्यूज में चल रहा है ना, बट लास्ट ईयर ये वापस से कंक्लूड होने वाला काम स्टार्ट हुआ, इनॉग्रेट हुआ, उसके पहले आइडियाज पे चल रहा था। तो बैकग्राउंड एंड इवोल्यूशन, आइडिया ऑफ इंटरलिंकिंग रिवर्स वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय सर आर्थर कॉटन, है ना, in the 1850s, it was reviewed in 1972 by इंजीनियर KL राव, और उसके बाद से हमने क्या बनाया है, नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। और हम लोग कौन सा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, अच्छा, इसके अंदर नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी क्या है, एस्टैब्लिश किया गया इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए, नेशनल रिवर और नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। और अभी हम लोग कौन सा रिवर जो है वो इंटरलिंक कर रहे हैं, केन और बेतवा, केन बेतवा, केन बेतवा दोनों कहां पे है, वहीं एमपी में कर रहे हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर रिवर इंटरलिंकिंग इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग वाटर फ्रॉम द केन रिवर टू द बेतवा रिवर। रटने की जरूरत नहीं है, पहले वाले से वाटर दूसरे वाले में जाएगा। ठीक है, किस टाइगर रिजर्व से गुजरता है, केन बेतवा अगर हम इंटरलिंक करेंगे ना, ये पेंच टाइगर रिजर्व से गुजरेगा। बोथ रिवर आर ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, केन भी और बेतवा भी, वैसे भी जाके पानी कहाँ मिल जाना है, यमुना में मिल जाना है। प्रोजेक्ट कवर्स अ ड्राउट प्रोन बुंदेलखंड रीजन इन बोथ स्टेट, तो केन और बेतवा दोनों जाके मिल रहा है यमुना में, बट अगर बीच से कनेक्ट कर देंगे तो बुंदेलखंड रीजन से बीच का कनेक्टिविटी चला जाएगा, सो दैट कि वहां पे भी पानी और थोड़ा मिल जाएगा। ठीक है, फेजेस ऑफ इंप्लीमेंटेशन, दौधा डैम एक कंस्ट्रक्ट हो रहा है इन द पन्ना टाइगर रिजर्व, सॉरी पेज नहीं, पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, कौन सा डैम, दौधा डैम। तो अब इस पे कंसर्न्स भी हैं, इकोलॉजिकल कंसर्न, कि पन्ना टाइगर रिजर्व का इकोलॉजी क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, है ना, वहाँ टाइगर और बाकी चीज जानवर्स भी रहते हैं, उस हिसाब से। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 221 किलोमीटर केन बेतवा लिंक कनाल टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो कनाल भी यहाँ पे बनेगा, लिंक कनाल, जो कि 221 किलोमीटर लंबा होगा। तो ये डैम का नाम इज इंपॉर्टेंट, ये टाइगर रिजर्व इज इंपॉर्टेंट,
बस ये दोनों चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखो ये रहा, यहाँ पे बन रहा है दौधा डैम, ये रहा रिवर केन, और ये रहा रिवर बेतवा। बेतवा केन दोनों जाके कहाँ मिलेगा? इधर यमुना में। बीच से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे कनेक्ट करेंगे केन बेतवा को। ठीक है, केन बेतवा रिवर लिंक कनाल, ये जाके यहाँ पे कनेक्ट होगी। ठीक बात है, कोई दिक्कत? बस आगे चलते हैं। फेज 2 में जो करेंगे करेंगे, इतना खास नहीं है। दोनों के लिए एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा। व्हीकल का मतलब होता है बॉडी, ऐसा नहीं कि गाड़ी बना दिया जाएगा, है ना। स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाएगा, है ना, कॉल्ड द केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अथॉरिटी विल इंप्लीमेंट द प्रोजेक्ट। एक नया अथॉरिटी ही बना दिया गया है, वो प्रोजेक्ट को क्या करेगा? इंप्लीमेंट करेगा। ठीक है, चलिए प्रोजेक्ट कब तक कंप्लीट होगा? 2030 तक। साइक्लोन का बस नाम आपको पता होना चाहिए। इसके पहले हम लोग साइक्लोन दाना पढ़ रहे थे, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? साइक्लोन फेंगल। ये भी कैसा साइक्लोन है? ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है ना। इट कॉज्ड हेवी रेनफॉल एंड गस्टी विंड्स पर्टिकुलरली इंपैक्टिंग द कोस्टल रीजन ऑफ तमिलनाडु। अब आते हैं मरीन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। मरीन मतलब ओशन में, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कैसे किया जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को अगर तोड़ के हम किसी और चीज में कन्वर्ट कराते हैं, या ओशियंस में जो ट्रीज हैं, है ना, उनसे उनको ट्रैप करा दे, तो मरीन कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? रिमूवल हो जाएगा। मरीन कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल रेफर्स टू एनी ओशियन बेस्ड प्रोसेस और टेक्निक designated to remove CO2 from the atmosphere and store it for long duration in the ocean। अब इसके लिए एक बायोटिक प्रोसेस है। बायोटिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा? मैंग्रोव। मैंग्रोव क्या कर रहे हैं? आपका कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर रहे हैं, पेड़ पौधे। और उसके अलावा क्या है? मैक्रो एल्गी। मैक्रो मतलब बड़े वाले एल्गी, जो ग्रीन एल्गी होते हैं, वो भी क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करेंगे। इस अप्रोच को हम कौन सा अप्रोच बोलेंगे? बायोटिक। बायोटिक मतलब बायोटा मतलब लिविंग जो चीजें होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोटा। बायोटा से ही बायोलॉजी और ये सब चीजें डेराइव्ड है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे मैंग्रोव्स एंड मैक्रो एल्गी हेल्प्स इन कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। द टू अप्रोचेस, वन इज बायोटिक, है ना, एंड द सेकंड विल बी अबायोटिक। ठीक, तो ओशियन अल्कलिनिटी इनहेंसमेंट। कई बार हम लोग क्या करते हैं? ओशियन फर्टिलाइजेशन भी करते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब ओशियंस को और ज्यादा उसमें ग्रोथ प्रमोट करते हैं, दूसरे एनिमल्स का और बायोटा का। एबायोटिक प्रोसेस क्या है? इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ओशियन। ओशन का फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हम चेंज कर दें कि सो दैट वो कार्बन डाइऑक्साइड को और ज्यादा क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके। इसको हम क्या बोलेंगे? एबायोटिक। इसमें क्या होता है? ओशियन अल्कलिनिटी इनहेंसमेंट इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ अल्कलाइन मटेरियल टू सी वाटर। सी वाटर में अल्कलाइन मटेरियल, अल्कलाइन मतलब क्षारीय मटेरियल को और ज्यादा हम लोगों ने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। दो तरह का मटेरियल होता है, वन इज एसिड, वन इज बेस। तो अल्कलाइन इज व्हाट? बेस। विराट कोहली का ब्लैक वाटर देखा है ना? ठीक है, अब तो दिखेगा नहीं विराट कोहली का ब्लैक वाटर, अब तो सिर्फ वनडे खेलना है। ये वाला टेस्ट इंग्लैंड वाला तो खेल ही सकता था, वो तो उसके घर पे ही हो रहा था इंग्लैंड में, नहीं? तो ठीक है, नहीं वो तो खेल ही सकता था, है ना। ईगो को ठेस पहुंची जब रणजी खेलने वापस बुलाया गया, फिर सोचा कि फिर कौन रणजी खेलता रहेगा बार बार। खैर, involves the addition of alkaline material to sea water. Purpose: neutralize CO2 in the form of dissolved inorganic molecules. Potential क्या है? Can sequester 1 to 15 billion ton of CO2 per year, much higher than biotic method. Biotic method से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा? वो करेगा, डिसॉल्व कराएगा, है ना, ओशियंस में डिसॉल्व करा देगा CO2। तो CO2 ओशियन में डिसॉल्व करा देना, ये क्या है? अल्कलिनिटी इनहेंसमेंट। अगर अल्कलाइन चीजें इनहेंस कर दिया हमने किसमें? ओशियन में, तो जब CO2 आएगा, CO2 H2O के साथ मिलके क्या बनाता है? एसिड बनाता है। क्या बनाता है? एसिड। CO2 वाटर के साथ मिलके क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड। अगर पहले से ही हम लोगों ने वहां पे अल्कलाइन मतलब बेस रखा हुआ है, दोनों मिलके अगेन क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे। तो जितना बेस हम रखेंगे, अल्कलाइन मटेरियल रखेंगे, बेस अल्कलाइन सेम ही है, उतना ज्यादा एसिड को क्या करेगा? ये
एब्जॉर्ब कर सकता है। समझ में आई बात, है ना? ये चीज समझ में आया, ये यूपीएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक बात है, यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछने में इंटरेस्ट रखता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस। कैसे क्वेश्चन? सॉल्यूशन ओरिएंटेड। व्हाट इज आवर सॉल्यूशन टू द क्लाइमेट चेंज? तो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करो। ट्रैप कैसे करेंगे? पेड़ लगा के, सबको पता है, दैट इज बायोटिक। ए बायोटिक मतलब हम यहाँ पे क्या कर दें, अल्कलिनिटी एनहांसमेंट कर दें, सो दैट कि एसिड भी और ज्यादा आके मिल सकता है। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, उससे ओशियन एसिडिफिकेशन होता है। क्या होता है? ओशियन एसिडिफिकेशन। दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम कि ओशियन एसिडिफिकेशन हो रहा है। तो एसिडिफिकेशन हो रहा है, उसमें हमने बेस मिला दिया, तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। समझ में आई बात? तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो दिस इज द केस जो हमें ध्यान में रखना है। बहुत मुश्किल मुश्किल टॉपिक नहीं है। बायोमास बरियल, बायोमास को बरी कर दिया गया। प्रोसेस ऑफ सबमर्जिंग बायोमास इन डीप सी ओशन वाटर, बायोमास को डीप सी में सबमर्ज कर देना। ओशियन का फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स एडिंग न्यूट्रिएंट लाइक आयरन टू सरफेस वाटर। न्यूट्रिएंट ऐड कर देंगे तो और ज्यादा ट्रीज, और ज्यादा फिशरीज, ये सब ग्रो होंगे। अब जो भी ग्रो होगा, समझ में आई बात, वो कार्बन को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। खासकर ट्रीज वगैरह तो कार्बन को एब्जॉर्ब ही करेगा। फाइटोप्लैंक्टन एब्जॉर्ब CO2 वाया फोटोसिंथेसिस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओशियन फर्टिलाइजेशन। तो मेनली इसमें ट्रीज और एल्गी ग्रो करने की बात होती है। कौन सी चीज? ट्रीज एंड एल्गी, क्योंकि पेड़ पौधे होंगे तो ही ओशियंस क्या करेंगे? ऑक्सीजन को, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर पाएंगे। ठीक बात है? बस। तो हम लोगों ने इसमें क्या क्या चीजें पढ़ा? ओशियन फर्टिलाइजेशन, आयरन वायरन, ये सब चीजें डाल दो कि और ज्यादा ट्रीज ग्रो होंगी। मैक्रो एल्गल कल्टीवेशन, ये भी क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को खींचेगा। और क्या करेंगे? डायरेक्टली ओशियन में CO2 कैप्चर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? आर्टिफिशियल डाउन वेलिंग, कार्बन को ऊपर से खींच के नीचे जबरदस्ती डाल दिया। ठीक है, ये सब काम हम लोग कर सकते हैं। समझ में आई बात? दीज आर ऑल कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैपिंग मैकेनिज्म इनटू द ओशियंस। ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर रेजिलिएंट ड्राईलैंड, तो मैंने आपको बोला कि देखो, यूनाइटेड नेशन ने 1992 में 3 बॉडीज बनाई। कितनी बॉडीज बनाई? 3। व्हाट आर दोस 3 बॉडीज? UNFCCC और बोलो UNFCBD और UNFCCD। तो ये दोनों जो है, इनका मीटिंग कैसा होता है? बाई एनुअली। और इसका मीटिंग कैसा होता है? एनुअली। तो बाई एनुअली 2 साल में एक बार UNCCD और CBD। कल यस्टरडे वी टॉक्ड अबाउट CBD, आज किसका? CCD का। तो CCD का जो लेटेस्ट हुआ है उसके बारे में पढ़ते हैं। रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च एट द UNCCD COP16। ये कहां पे हुआ है बोलो? रियाद, सऊदी अरेबिया। कई बार सिर्फ प्लेस पूछ के छोड़ देते हैं वो लोग, है ना? प्लेस पूछ लेंगे, फिर पूछ लेंगे कि ये कॉप जो होता है एनुअली होता है कि बाई एनुअली होता है। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। इसके बाद इसके अंदर के डिटेल्स होते हैं, है ना? ठीक है। स्प्रेड हेडेड बाई CGIAR सेंटर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलो, इसमें क्या है? इसमें हम ग्लोबल स्ट्रेटजी किसके लिए लॉन्च कर रहे हैं बोलो? ड्राई लैंड के लिए। किसके लिए? ड्राई लैंड के लिए। और ये लॉन्च कर कौन रहा है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन द ड्राई एरियाज। ड्राई एरियाज के लिए एग्रीकल्चरल रिसर्च का सेंटर। ठीक बात है? चलिए, इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक एक और है, ICRISAT, ये तो इंडिया में ही है। अच्छा, इन दोनों का मेन काम क्या है? अगर हम ये निकाल रहे हैं ग्लोबल स्ट्रेटजी फॉर रेजिलिएंट ड्राई लैंड, तो ड्राई लैंड रेजिलिएंट हो, जहां पे बारिश कम होता है वो रेजिलिएंट हो, मतलब वो डेजर्टिफाई नहीं हो, मतलब वहां पे भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी हो। बस सिंपल सा लॉजिक है, कुछ खास बात नहीं है। समझ में आई बात? तो वहां पे क्या करना है? हमें फूड सिक्योरिटी को बढ़ाना है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, यही सब काम है, कुछ खास काम नहीं है। समझ में आई बात? ये सब बेसिक चीजें हैं, आप आराम से समझते हो, इसमें कुछ नई बात नहीं है। इस इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है, CGIAR, ये कब बना था? 1971 में। बट ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है? हेल्थ, न्यूट्रिशन, पॉवर्टी, हंगर, ये सब जो इससे रिलेटेड चीजें हैं, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक तरह से वर्क्स विथ 100 ऑफ गवर्नमेंट एंड
सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी मतलब एनजीओ के साथ काम करता है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव, ये क्या है, ये भी कब लॉन्च किया गया है, यूएनसीसीडी रियादा कॉप 16। ये कैसा एग्रीमेंट है, लीगली बाइंडिंग, लीगली बाइंडिंग वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आई बात। प्रमोट सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट, वाटर का और लैंड का मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, सस्टेनेबल होना चाहिए। देख रहे हो ना, ट्रीज काट के इधर पूरा पैटर्न बना दिया गया है ना। इन्वॉल्व्स बिजनेस इन अचीविंग द गोल ऑफ यूएनसीसीडी, तो बिजनेस कैसे अचीव करेगा, देखो यूएनसीसीडी का गोल क्या है, ये दो गोल हैं, ये आपको जरूर याद रहने चाहिए, है ना। देयर आर टू गोल्स ऑफ यूएनसीसीडी, जैसे कि क्लाइमेट चेंज वाला गोल आपको याद रहता है ना, क्लाइमेट चेंज का क्या गोल है कि हम टेम्परेचर को विद इन 2 डिग्री या उससे भी कम हो पाए तो 1.5 डिग्री के अंदर रख पाए। तो वैसे ही सीसीडी का क्या गोल है, डेजर्टिफिकेशन वाले का क्या गोल है, एम टू रीस्टोर 1.5 बिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड, जो लैंड डेजर्टिफाई हो रहा है उसको क्या करना है, रीस्टोर करना है। कितना टारगेट है, 1.5 बिलियन हेक्टेयर का। दूसरा टारगेट, कंट्रीब्यूट्स टू लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, जो लैंड का क्वालिटी, जो लैंड का क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है, क्या हो रहा है, डिग्रेड, और डिग्रेड हो के धीरे धीरे वो क्या बन जाएगा, डेजर्टिफाई हो जाएगा, उसको प्रिवेंट कर देना है, सो दैट कि आगे अब वो डिग्रेड नहीं हो और उसका क्वालिटी क्या रह जाए, न्यूट्रल रह जाए, अब और ज्यादा डेजर्टिफिकेशन नहीं हो। उसको क्या बोलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। क्या बोलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। लैंड का क्वालिटी, क्वालिटी मतलब उसका प्रोडक्टिविटी, है ना, उसका प्रोडक्टिविटी अब और ज्यादा डिके नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। उसको क्या करना है, प्रिवेंट करना है डिग्रेड होने से, तो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी में कंट्रीब्यूट करना है। समझ में आई बात। दीज आर द टू इंपॉर्टेंट गोल्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। बहुत सारे पार्टनर, सारे इंटरनेशनल पार्टनर, बड़े बड़े वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल, ठीक है, सब इसको सपोर्ट करते हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक बात है, ठीक है। तो यूएनसीसीडी के बारे में क्या ध्यान रखोगे, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसमें कौन हेल्प कर रहा है इनका, इसमें हेल्प कर रहा है बिजनेसेस, है ना, कौन हेल्प कर रहा है बोलो, बिजनेसेस। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, बिजनेस फॉर लैंड इनिशिएटिव, जो कैसा इनिशिएटिव है, एक लीगली बाइंडिंग। यूएनसीसीडी कब बना था, 1994 में, 1992 रियो समिट से आया था, 1994 में बन गया। ये भी कैसा है, लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट फोकस्ड ऑन एड्रेसिंग डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट पर्टिकुलरली इन ड्राईलैंड्स, ठीक है। अच्छा, प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में भी हमने काफी बात किया था, ये भी कैसा है, लीगली बाइंडिंग। प्लास्टिक को पॉल्यूशन कम करना है, खासकर मरीन इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा, लैंड में भी बट मेनली मरीन में। सीक्स टू एड्रेस द फुल लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक, फुल लाइफ साइकिल ऑफ प्लास्टिक को अगर हम एड्रेस करेंगे तो फिर प्लास्टिक पॉल्यूशन से बचा जा सकता है, कि प्लास्टिक जहां ओरिजिन हो, है ना, वापस से रिसाइकिल होने के लिए वहां पहुंच जाए, ठीक बात है। तो हम लोग प्लास्टिक पॉल्यूशन से बच सकते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड इन 2022 एट द यूएन एनवायरनमेंट असेंबली इन नैरोबी। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली कहां पे है, केन्या में, नैरोबी में। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम कहां है, केन्या में, नैरोबी में। एम्स टू एस्टैब्लिश ग्लोबल रूल, तो इसका 5th सेशन ऑफ नेगोशिएशन 3-4 साल पहले या कुछ साल पहले, है ना, नैरोबी प्लेन जा रहा था यूएनईपी के कॉन्फ्रेंस के लिए, वो क्रैश कर गया, ठीक है। उसमें एक इंडियन लेडी थी जो कि मर गई, समझ में आ रही बात। तो यूएनईपी या यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट का असेंबली कहां लगता है, केन्या में, ठीक है ना। 5th सेशन ऑफ नेगोशिएशन एंडेड विदाउट फाइनलाइजिंग द ट्रीटी, खैर उससे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये कैसा है, लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट होने वाला है, लैंड और मरीन दोनों में आपको प्लास्टिक पॉल्यूशन से बचाना है, ठीक बात है, ठीक है। और कुछ खास काम नहीं है, अभी फाइनली कुछ इसमें आया नहीं है, कंक्लूड नहीं आया है, क्लैरिटी नहीं है कि प्लास्टिक से हम क्या समझेंगे, प्लास्टिक प्रोडक्ट क्या क्या चीजें आएंगी, है ना। सबको डिफाइन करना पड़ेगा ना कि हम प्लास्टिक बोले तो क्या क्या चीज प्लास्टिक, क्या हम लोग
चेयर्स वगैरह, टेबल वगैरह प्लास्टिक वाला ये छोड़ रहे हैं, इंक्लूड कर रहे हैं, सब चीजें डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लास्टिक में हम किस किस चीजों को बिल्कुल प्रिवेंट करेंगे, किस किस चीजों को वैसे करेंगे, इस पे अभी तक कुछ खास अग्रीमेंट नहीं बना है, बट बनेगा और इसको कंट्रोल किया जाएगा। यूपीएससी माइक्रो प्लास्टिक, नैनो प्लास्टिक सबके बारे में क्वेश्चन पूछ चुका है, फिर पूछा जा सकता है ना। इनफैक्ट आप जब आप टूथ ब्रश करते हो वहां से भी माइक्रो प्लास्टिक निकलता है, स्ट्रीम्स में मिलता है बहुत सारा। आप जब क्या लगाते हो, कॉस्मेटिक्स लगाते हो, उसमें भी क्या होता है, माइक्रो प्लास्टिक होता है। वो सब कहाँ जा रहा है, धुल धुल के पानी में जा रहा है, वाटर स्ट्रीम्स में जा रहा है। समझ में आई बात। एक्वेटिक एनिमल्स उसको क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं और वो डाई हो रहा है। समझ रहे हो। हिरक, सेंटा आना विंस, व्हाट इज सेंटा आना विंस? इसने आग लगाया था। क्या लगाया था, आग। वाइल्ड फायर लगाया था कहां पे, अमेरिका में, है ना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आने के बहुत चांसेस हैं सेंटा आना विंस के। इसने पूरे अमेरिका को, कैलिफोर्निया को जला दिया एकदम। लोगों के घर के बगल से लपटें निकल रही थी, ठीक है। दिसंबर जनवरी में एकदम झुलसा के रखा अमेरिका को। ड्राई एंड वार्म विंड होता है। ड्राई होगा तभी क्या होगा, पूरा मॉइस्चर को सुखा देगा। जब मॉइस्चर कंटेंट सूख जाएगा, है ना, तो आग लगना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो ड्राई एंड वार्म, वार्म विंड इन द सदर्न कैलिफोर्नियन इन एरिया, ऐसे ये विंड ऐसे फ्लो करता है। ब्लो इन फ्रॉम द डेजर्ट। नेमिंग क्या है, नेम्ड आफ्टर सेंटा आना कैनन। यहाँ पे एक कैनन है जिसका नाम क्या है, सेंटा आना। टिपिकली अकर फ्रॉम अक्टूबर टू जनवरी, अक्टूबर टू जनवरी की तरफ ये बहता है। स्ट्रॉन्ग नॉर्थ ईस्ट विंड। समझ में आई बात। ओरिजिन इसका नॉर्थ ईस्ट से होता है, ठीक है। इधर की तरफ, इधर क्या है, कैलिफोर्निया। इधर हाई प्रेशर, इधर लो प्रेशर। तो हाई प्रेशर से हवा किधर जाएगी, लो प्रेशर। नॉर्मल है ना, गैस खोलोगे तो गैस के सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर है, बाहर निकलेगा, बाहर क्या है, लो प्रेशर, है ना। जब गैस सिलेंडर खोल देते हो, ठीक है, तो जब वो लीक करना बंद कर देता है लास्ट में, तो क्या गैस अंदर पूरा खत्म हो जाता है, नहीं खत्म होता है। अंदर का प्रेशर और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ऐसा नहीं कि अंदर का गैस पूरा खत्म हो जाएगा तब तक बाहर निकलता रहेगा, ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। अब समझ में आया इसको, ठीक बात है। कॉजेस, विंड अकर्स व्हेन हाई प्रेशर बिल्ड ओवर द ग्रेट बेसिन, ठीक है। हाई प्रेशर ग्रेट बेसिन पे जब बिल्ड होता है, एंड देयर इज लो प्रेशर ओवर कैलिफोर्नियन कोस्ट। कैलिफोर्निया के कोस्ट पे कैसा प्रेशर है, लो। इधर क्या है, हाई, तो ऐसे विंड इधर आएगी। विंड कैसी होगी, ड्राई। ड्राई बहुत इंपॉर्टेंट है। और कैसा होगा, गर्म होगा। फिर क्या लगाएगा, ये आग लगाएगा। ऐसा नहीं कि आग लेके चलता अपने साथ, ठीक है। चिंगारी से भी तो आग लग जाएगा ना, जब सूखी हुई हवा हो, सूखा हुआ सब कुछ हो। दूसरा, स्माइल प्रोग्राम। स्माइल प्रोग्राम क्या है, साइन बिटवीन इंडिया एंड एडीबी, इंपॉर्टेंट है। $350 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन अंडर द सेकंड सब प्रोग्राम ऑफ स्माइल। स्माइल का मतलब क्या है, स्ट्रेंथनिंग मल्टी मॉडल एंड इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स क्या समझते हो, जहां से ट्रांसपोर्टेशन और ये सब चीजें इजी हो, है ना। ट्रांसपोर्टेशन, उसके अलावा कंटेनर से रिलेटेड चीजें, उसके अलावा स्टोरेज, ये सब चीजें इजी हो तो हम क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिक्स, ठीक है। तो स्माइल प्रोग्राम में इंडिया का हेल्प कौन कर रहा है, एडीबी। देखो, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लो। ये कब बना था, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर बना था, 1960s में बना था, है ना, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसमें इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन कौन सी हैं, इसमें इंपॉर्टेंट कंट्री है जापान, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस के मनीला में। कहां पे, मनीला, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट कंट्री है जापान, और क्या है, यूएस, और क्या है, इंडिया। चाइना भी है, इट्स नॉट लाइक चाइना नहीं है, बट ये एडीबी इनके अराउंड घूमता है। इंडिया तो बस ऐसे ही है, किनके अराउंड घूमता है, इनके अराउंड घूमता है, जापान और यूएसए। जापान का कंट्रीब्यूशन हाई है, ठीक है। तो चाइना ने देखा कि वो है तो सही बट उसका कट रहा है यहाँ पे, तो चाइना ने इसीलिए एक नया बैंक बना लिया खुद से अपने घर में। और चाइना ने अपना बैंक बनाया, उसका नाम क्या है, AIIB, एशियन, बोलो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। यहां पे हाईएस्ट कौन है, चाइना, यूएस है नहीं। यहां पे सेकंड हाईएस्ट कौन है, इंडिया। समझ में आई बात। इंडिया उधर भी है, इंडिया इधर भी है,
है ना, बैंक ही तो है हमारे लिए, क्या है, पैसा ही तो चाहिए और क्या चाहिए। ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे चाइना है, बट चाइना का कंट्रीब्यूशन कम है। चाइना को लगा कि ऐसा तो फायदा नहीं होगा, एडीबी बाकी लोगों को फंड करेगा, तो उसने अपना बाद में एआईआईबी बना लिया। आईबी से बी फॉर क्या होता है, हेडक्वार्टर बीजिंग। ठीक है, यूएस ने वर्ल्ड बैंक बनाया था, तो ब्रिक्स ने क्या बनाया, ब्रिक्स बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, शंघाई। हर अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनने का रीजन क्या है, अलग अलग है। आई बात समझ में। ठीक है, तो आपको एडीबी के बारे में अभी पता होना चाहिए, क्योंकि एडीबी ने इंडिया के स्माइल प्रोजेक्ट को क्या किया है, फंड किया है। ठीक बात है। पर्पस, तो पर्पस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब आते हैं जलवाहक स्कीम, है ना। मिनिस्टर साहब को पहचानते हो आप लोग। जलवाहक स्कीम, अ कार्गो प्रमोशन स्कीम डिजाइन टू इंसेंटिवाइज द मूवमेंट ऑफ लॉन्ग हॉल कार्गो थ्रू इंडियाज नेशनल वाटरवेज। नेशनल वाटरवेज से हम लोग कार्गो भेज पाए, है ना, ब्रह्मपुत्रा से होके एंड नेशनल वाटरवे 1 या नेशनल वाटरवे 2 गंगा वंगा से होके, एम टू अचीव 800 मिलियन टन किलोमीटर ऑफ कार्गो मूवमेंट बाई 2027। तो ये बस नाम आपको पता होना चाहिए कि जलवाहक स्कीम का अंदर क्या होगा, क्या प्रमोट होगा, कार्गो प्रमोट होगा। ठीक है, वो पता होना चाहिए। कार्गो मूवमेंट मतलब कंटेनर, कंटेनर जो होता है ना, वो उनका मूवमेंट होगा। ठीक है, ठीक। offers up to 35% reimbursement on operating cost for cargo transportation over 300 किलोमीटर वाया वाटरवेज। है ना, गवर्नमेंट क्या कर रही है वहां, 35% रीइंबर्स भी कर दे रही है, सो दैट कि कार्गो मूवमेंट प्रमोट हो, किससे, वाटरवेज से। इनिशियली कितने साल के लिए वैलिड है, 3। अपना नेशनल वाटरवे 1 किस पे है, गंगा पे, 2 किस पे है, ब्रह्मपुत्रा पे, और 16 किस पे है, बराक पे। तो बराक भी इधर ही है, इन पे ज्यादा प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि तीनों मिला के कहां पे पहुंचाया जाए, यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल में पहुंचाया जाए, और उसके बाद से चीजें प्रमोट हो। ठीक, कहाँ कहाँ लोकेशन है, कोलकाता, कोलकाता तो पोर्ट है, वो इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिविटी तो वहीं से आएगा, सी का कनेक्टिविटी। ठीक है, गंगा कहाँ पे है, पटना और वाराणसी। पांडु कहाँ पे है, आसाम। ठीक है, पांडु किधर है, मालेगांव क्रॉस करके, हाँ तो ठीक है, तो वहां पे लिए है। ठीक है, मिनिस्ट्री तो ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, इसमें तो सोचने वाली कुछ बात ही नहीं है। फिर है सी स्टेम, सी स्टेम, सी स्टेम 2024 एनुअल इवेंट बाय अटल इनोवेशन मिशन एंड द एम्बेसी ऑफ स्वीडन। अटल इनोवेशन मिशन को यूपीएससी ने 2 बार पूछा था। अटल इनोवेशन मिशन क्या है ना, स्कूल्स में प्रमोट किया जाने वाला साइंस एंड रिसर्च जो था, वो क्या था, अटल इनोवेशन मिशन, है ना। कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स में, जिसमें नीति आयोग प्रमोट करती थी। खैर, अब अटल इनोवेशन मिशन एंड एम्बेसी ऑफ स्वीडन मिलकर क्या चला रहे हैं, सी मतलब लड़कियों के लिए है, स्टेम मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। गर्ल्स इन चीजों में आगे जाए, है ना। होम साइंस में तो आगे हैं, अब पीछे हो रही है होम साइंस में भी। ठीक है, लेकिन साइंस में आगे जाए, कहा जाए, टेक्नोलॉजी में आगे, इंजीनियरिंग में आगे और मैथमेटिक्स में आगे, इनके लिए स्ट्रीम है। ठीक है, बस अभी 2024 का थीम वेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बेसिक चीजें आप ध्यान में रखो। प्रोग्राम ऑफ एक्शन फॉर लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज फॉर डिकेड्स 2024-2034। तो ये यूनाइटेड नेशन का है प्रोग्राम, किसका है, यूनाइटेड नेशन का। जो कंट्री लैंड लॉक्ड है, लैंड लॉक कंट्रीज के नाम बताओ हमारे लिए कुछ, भूटान और नेपाल, ये क्या है, लैंड लॉक है। स्विट्जरलैंड, ये सब क्या है, लैंड लॉक्ड है। तो लैंड लॉक्ड है, उनको सी का, पोर्ट का एक्सेस नहीं है, उनका डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाता। उनका डेवलपमेंट कराने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रोग्राम है, एक डिकेड उसको समर्पित कर दिया गया कि हम लैंड लॉक्ड कंट्री को इंप्रूव करेंगे। पहले भी प्रोग्राम चलाया था, वियना प्रोग्राम, अलमाटी प्रोग्राम। दीज एक्शन प्रोग्राम लेड द ग्राउंड वर्क ऑफ एड्रेसिंग द चैलेंजेस फेस बाई लैंड लॉक। कौन सी कंट्री, डेवलपिंग। स्विट्जरलैंड डेवलपिंग कंट्री नहीं है, कैसा है, डेवलप्ड कंट्री है। समझ में आई बात, मोर डेवलप्ड देन इंडिया। ठीक है, बस पुराने प्रोग्राम जानने की जरूरत नहीं है। क्यों जानेंगे, इतना क्यों दिमाग लगाएंगे, प्रीलिम्स में कौन सा प्रोग्राम आता है। एक्शन क्या होगा, मेन एक्शन क्या है, क्लाइमेट रेजिलियंस,
ठीक है, और क्या है, रीजनल ट्रेड इंटीग्रेशन, क्योंकि पोर्ट नहीं है ना, मेन तो उनके पास पोर्ट ही नहीं है, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। की टारगेट क्या है, लेबर प्रोडक्टिविटी, जॉब वॉब ये सब प्रमोट करना, बेसिक चीज है, उनको ग्रोथ कराना है और कुछ काम नहीं है। ठीक है, जो पूछा जाए सब सही है उनके बारे में। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन और साइबर क्राइम, दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट है साइबर क्राइम पे पहला लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है। एडॉप्टेड बाय कितना मेंबर, 193 यूएन मेंबर बाय कंसेंसस। कंसेंसस समझते हो, किसी ने नेगेटिव वोटिंग नहीं किया, सबने अग्री किया कि हमें साइबर क्राइम को रोकने के लिए लीगली बाइंड क्या चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, है ना। अपकमिंग सिग्नेचर, अब सिग्नेचर होना इसका शुरू हो जाएगा, हो गया है इनफैक्ट। सिग्नेचर कहां पे हो रहा है, वियतनाम का कैपिटल क्या है, हनोई, हनोई में इसका सिग्नेचर हो रहा है। जब कुछ कंट्रीज है ना, जनरली कुछ कंट्रीज का सिग्नेचर पूरा हो जाएगा रेटिफिकेशन, तो ये इंप्लीमेंटेशन में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, इंप्लीमेंटेशन। क्योंकि यूनाइटेड नेशन में क्या होंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स, अब ये लोग जाएंगे अपनी अपनी कंट्रीज में बात करेंगे, कंट्रीज से पास होगा, फिर वो लोग साइन करेंगे, तब जाके ये किस में आएगा, इफेक्ट में आएगा। आई बात समझ में, है ना। तुमको अगर भेजा जाए इंडिया के तरफ से जाकर रिप्रेजेंट करो, तो जो मर्जी वो डिसीजन नहीं ले सकते हो ना, उस टाइम पे जो अच्छा लगे ले लोगे, फिर घर पे आकर डिस्कशन भी तो होगा कि नहीं होगा। समझ में आ रही बात। द यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, इसका क्या है, सेक्रेटेरिएट। ये कम से कम 40 कंट्री साइन कर देंगी, तब ये अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। मिनिमम कितनी कंट्रीज का सिग्नेचर चाहिए, बोलो, 40 कंट्रीज का सिग्नेचर चाहिए, है ना। कलेक्शन एंड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, बस ये सब चीजें हैं, इसमें कुछ खास काम नहीं है। इंक्लूडिंग फ्रीजिंग, कन्फिस्केटिंग, रिटर्निंग क्राइम प्रोसीड्स, है ना। ठीक है, बस यही चीज है इसमें। अगर अनऑथराइज्ड किसी डेटा वगैरह का अनऑथराइज्ड एक्सेस कोई करता है, तो उसको क्या किया जा सकता है, क्रिमिनल एक्टिविटी को घोषित किया जा सकता है कि नाउ दिस इज अ क्रिमिनल एक्टिविटी, है ना। तभी तो उसको तुम उस पर केस चला के उसको तुम रोकोगे। समझ में आ रही बात, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीटीपीपी। इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि यूके ने ज्वाइन किया, किसने ज्वाइन किया, यूके ने। तो व्हाट इज सीपीटीपीपी, बोलो। सीपीटीपीपी, इंडिया तो जानते हो आप लोग, इंडिया के बाद से कौन कौन सी कंट्रीज है बताओ। मजा नहीं आया, पहले कश्मीर बनता है तभी मजा आता है, नहीं। तो ये हो गया इंडिया। अब इसके इधर चले जाओ, है ना। चाइना वाइना तो है, बट चाइना वाइना इसमें नहीं है। इसमें एक कंट्री है, यहां पे कंट्री है जिसका नाम क्या है, जापान, ठीक है। फिर इंडिया के बाद म्यांमार व्यांमार है, म्यांमार, थाईलैंड। फिर यहां पे एक कंट्री है जिसका नाम क्या है, मलेशिया। समझ में आ रही बात, ठीक है। यहां पे एक कंट्री है जिसका नाम क्या है, ब्रुनई। क्या नाम है, ब्रुनई, ठीक है। और कौन कौन सा कंट्रीज है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में कंट्रीज बताओ कौन कौन सी कंट्रीज है। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, गंदा सा, ठीक है। ऊपर कौन सी कंट्री बताओ, कनाडा है कि नहीं है, क्या है, कनाडा, ठीक है। बीच में कौन सी कंट्री है, यूएस, यूएस ने इसको ज्वाइन नहीं किया। सीपीटीपीपी यूएस ज्वाइन करने वाला था लास्ट टाइम जब ट्रंप आया था, तब जब ट्रंप ने इसको ज्वाइन नहीं करने दिया था। फिर यहां पे कौन सी कंट्री है, मैक्सिको, मैक्सिको ने ज्वाइन किया हुआ है। मैक्सिको के बाद इधर दो कंट्रीज हैं, चिली और पेरू। कौन कौन सी कंट्री बोलो, चिली और पेरू। चिली और पेरू ने भी ऊपर नीचे देख लेना, दोनों ने ज्वाइन किया हुआ है। समझ में आई बात। तो इधर से कितनी कंट्रीज हो गए, 1 2 3 और 4। यहां पे दो कंट्रीज हैं, एक ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री में अवेलेबल कौन है, न्यूजीलैंड, ठीक है। तो इंडिया नहीं है, इंडिया तो मैंने बनाया था बस ऐसे ही, ठीक है। तो कंट्रीज बोलो कौन कौन सी कंट्रीज हो गई, 4 कंट्रीज यहां से, ये 5 और 6। जापान क्या हो गया, 7, ठीक है। 3 कंट्री और हो गई यहां से, मालदीव्स, मालदीव्स नहीं, मलेशिया, और कौन सा, ब्रुनई, ठीक है। और कौन सा है,
म्यांमार, थाईलैंड ये सब इंक्लूडेड नहीं है ना। वियतनाम होगा और सिंगापुर होगा, ऐसे करके 4 कंट्री यहां से, है ना। और ये सब कंट्रीज जो है इसका सीपीटीपीपी का पार्ट है। एक एक करके वापस देख लो। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री में कंट्री कौन सा अवेलेबल है हमेशा? ऑस्ट्रेलिया के नीचे न्यूजीलैंड, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अच्छा, और साउथ ईस्ट एशिया से कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ब्रुनेई, और कौन सा? मलेशिया, और कौन सा? सिंगापुर, और कौन सा? वियतनाम। बस। अमेरिका से कौन है? ऊपर वाले अमेरिका से कनाडा और मैक्सिको, नीचे वाले से चिली और पेरू, और इधर साइड से कौन था? जापान। एक कंट्री नया ज्वाइन किया जिसका नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम। समझ में आई बात? रटने में दिक्कत नहीं होगा ना? पक्का? ठीक है। ऑलवेज आप किस में रटो इसको? मैप में रटो। समझ में आ रही बात? ठीक है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे मलेशिया, यहाँ पे ब्रुनेई, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सिंगापुर, यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? वियतनाम, यहाँ पे जापान, है ना। सीपीटीपीपी, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, पैसिफिक ओशियन के अराउंड की कंट्रीज का पार्टनरशिप, है ना। तो इसके उधर चला जाता है यूके, वैसे तो बहुत दूर है बेचारा, लेकिन उसके पास उपाय भी तो नहीं है, यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया उसने, है ना। तो कुछ ना कुछ ग्रुप्स ज्वाइन करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? समझ में आई बात? यूएस ज्वाइन नहीं किया था, तो ये सब कंट्रीज जो है ना, सारे कंट्रीज ऑब्वियसली नहीं है, ठीक है। टोटल कितने कंट्रीज हैं? 12, ठीक। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कैसा ब्लॉक है? ट्रेड ब्लॉक है। यूके, तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप इसको पहले बोला जाता था, इसको बाद में क्या बोल दिया गया? सीपीटीपीपी। जब यूएस इससे क्या हो गया? विड्रू। ट्रम्प साहब आए थे ना पहली बार। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ये सब हमारे प्रीलिम्स के लिए काम का नहीं है, आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक्सेप्ट फॉर द यूके 11 अदर्स मेंबर्स आर द ऑल्सो मेंबर ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक पुराना बॉडी है। कैसा बॉडी है? पुराना। उसके बारे में ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, बट नाम पता होना चाहिए। देखो, कुछ भी बॉडी का नाम आए, आप लोकेशन ध्यान में रखो। क्या ध्यान में रखो? लोकेशन, ठीक है। फीवा डायलॉग, फीवा एक लेक है नेपाल के अंदर। कहाँ के अंदर? नेपाल में एक जगह है पोखरा, पोखरा, है ना, उसमें एक लेक है, लेक का नाम क्या है? फीवा। तो नेपाल और चाइना ने डायलॉग स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या रखा है? फीवा डायलॉग, है ना। चलो, क्रॉस रोड ऑफ पीस इनिशिएटिव, क्रॉस रोड ऑफ पीस। तो क्रॉस रोड मतलब वाकई में इसमें बात ही कनेक्टिविटी पे हो रहा है। किस पे बात हो रहा है? कनेक्टिविटी पे। अर्मेनिया का कनेक्टिविटी इंप्रूव करना है किसके साथ? अजेरबाईजान, जॉर्जिया, ईरान और टर्की के साथ। अर्मेनिया का कनेक्टिविटी इधर अजेरबाईजान, इधर फिर आगे ईरान, ऊपर में कौन है? जॉर्जिया, और कौन है? टर्की। उसके साथ कनेक्टिविटी इंप्रूव करने को क्या बोलते हैं? क्रॉस रोड ऑफ पीस इनिशिएटिव। समझ में आई बात? तो बेसिक पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कंट्री है। इसमें मेनली क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, है ना, और कुछ नहीं है। मतलब देयर लाइक अगर ट्रांसपोर्टेशन होता रहेगा, ट्रेड होता रहेगा, तो क्या रहेगा? पीस रहेगा। ठीक बात है, और कुछ खास बात नहीं है। कंट्रीज के नाम मस्ट है, कंट्रीज के नाम याद होने चाहिए। कनेक्ट कैस्पियन सी विद द मेडिटेरेनियन सी एंड द पर्सियन गल्फ विद द ब्लैक सी थ्रू द ट्रांसपोर्टेशन लिंक्स। ठीक है, बस ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखो कंट्रीज किधर किधर है अपनी। ये रहा ईरान, ये रहा अजेरबाईजान, ये रहा अर्मेनिया, ये रहा जॉर्जिया, ये रहा टर्की। तो यहां ब्लैक सी हो गया ना, ठीक है। इधर कौन सा सी हो गया? मेडिटेरियन सी हो गया। इधर कौन सा सी हो गया? कैस्पियन सी। ईरान के नीचे क्या हो गया? पर्सियन गल्फ। ठीक है, तो ईरान से लेके अजेरबाईजान, अर्मेनिया, जॉर्जिया और टर्की, इनका एक क्या है? कनेक्टिविटी नेटवर्क है। ठीक बात है, ठीक है। इन देखो एक चीज और ध्यान रखना, कैस्पियन सी के अराउंड कौन सी कंट्रीज हैं आपको पता होना चाहिए। ब्लैक सी के अराउंड कौन सी कंट्रीज है आपको पता होना चाहिए। इसमें से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट रहती है। समझ में आई बात? इसको आपको भूलना नहीं है। क्या नहीं करना है? भूलना नहीं है। ठीक बात है। वो G64 स्टार, तो रिसेंटली ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा।
इमेज्ड विथ हाई क्लैरिटी बाय द यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी वेरी लार्ज टेलीस्कोप इंटरफेरोमीटर located in large Magellanic cloud, a satellite galaxy of Milky Way। तो ये एक स्टार है ना, इसका इमेज इससे मिला है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। डिस्कवर्ड इन 1970s, क्लासिफाइड एज रेड सुपर जायंट, ठीक है, रेड सुपर जायंट जैसा क्लासिफाई किया गया है। सन से इसका साइज कितना ज्यादा है, 2000 साइज। यही लोग बाद में ब्लैक होल बनते हैं, है ना। मेगालेनिक क्लाउड क्या है, इररेगुलर गैलेक्सी दैट शेयर अ गैसियस एनवेलप। बस बेसिक एक लाइन, बाकी चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा जाएगा इतना डिटेल में। क्वांटम सैटेलाइट, कैसा सैटेलाइट, क्वांटम, अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट दैट यूटिलाइजेस क्वांटम फिजिक्स, जो क्वांटम फिजिक्स का यूज करे उसको क्या बोलते हैं, क्वांटम सैटेलाइट। इसमें चाइना बहुत आगे है। कौन आगे है, चाइना, यूएस से भी आगे है चाइना क्वांटम सैटेलाइट में। रेजिस्टेंस टू इंटरसेप्शन ड्यू टू इट्स क्वांटम बेस्ड सिक्योरिटी फीचर्स, है ना। क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है ना, देखो एक होता है क्लासिकल फिजिक्स, ध्यान से सुनना, एक होता है क्वांटम फिजिक्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स, क्लास बताओ। क्वांटम फिजिक्स सब एटॉमिक लेवल पे बात करता है। कैसे बात करता है, सब एटॉमिक लेवल, एटम्स के भी छोटे छोटे कंपोनेंट हो सकते हैं ना, उनके लेवल पे बात करता है। तो जब उनके लेवल पे बात होती है तो कैरेक्टरिस्टिक काफी डिफरेंट रहता है ना। क्वांटम फिजिक्स में एक रिचर्ड फेनमैन थे, फेनमैन ने ये बोला था देयर इज अ लॉट ऑफ रूम एट द बॉटम, मतलब जितना छोटे में जाएंगे उतना रिसर्च का क्या है, स्कोप है। तो नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह सब क्वांटम फिजिक्स से क्या होता है, इवॉल्व होता है। समझ में आई बात। तो क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट बनाया हुआ है चाइना ने। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टू प्रोटेक्ट डेटा, ये सब यूज होता है। तो क्वांटम टेक्नोलॉजी फार सुपीरियर है नॉर्मल टेक्नोलॉजी से। क्वांटम कंप्यूटर फार बेटर है एक सुपर कंप्यूटर से। समझ में आई बात। एक नॉर्मल सा क्वांटम कंप्यूटर इज फार बेटर देन अ सुपर कंप्यूटर। समझ में आ रही बात, है ना, ठीक है। मिसियस वर्ल्ड फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट किसने लॉन्च किया था, चाइना 2016 में। बस इसमें और कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। इसरो हैज सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन। यूएन हैज डेजिग्नेटेड 2025 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक बात है। बाकी सब इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वांटम के बारे में चलते रहेगा ना कुछ हमेशा, ऐसा तो नहीं कि बंद हो जाएगा। तो इसीलिए लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है कि यूएन ने इसको क्या डेजिग्नेट किया है इस साल, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्लियर, डन, डन। खुश नहीं लग रहे हो, ठीक हो, बट खुश नहीं लग रहे हो, ठीक हो, बट खुश नहीं लग रहे हो। खुश रहो यार। मिसियस फर्स्ट क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च बाय चाइना। बस स्पार्टेक्स मिशन बहुत पढ़ चुके हैं हम लोग। स्पेस डॉकिंग, दो सैटेलाइट को जोड़ना इसरो का मिशन है। किसका मिशन है, कौन से ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, 100 किलोमीटर से ऊपर, 160 से 1000 किलोमीटर के बीच में हम क्या बोलते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट। कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है कि 1000 तक ही बोलेंगे, 900 तक ही बोलेंगे, 800, लेकिन लगभग हम 800, 900, 1000 तक क्या मानते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट। डॉकिंग समझ में आता है ना, ठीक है। इसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं पिछले क्लासेस से। अच्छा, दे विल बी डिप्लॉयड इनटू 470 किलोमीटर ऑर्बिट यूजिंग द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, है ना। कौन सा लॉन्च व्हीकल यूज किया गया, पोलर सैटेलाइट। बहुत सारा लॉन्च व्हीकल होता है, अलग अलग लॉन्च व्हीकल अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है। बोथ स्पेसक्राफ्ट विल बी इक्विप्ड विद भारतीय डॉकिंग सिस्टम, ठीक है। इंडिया कैसा कंट्री बना, 4th कंट्री। कौन कौन कंट्री कर चुकी हैं, यूएस, रशिया और चाइना। टेक्नोलॉजी में हम आगे चली जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। विलो चिप, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कौन सा चिप है, क्वांटम चिप, जो किसने डेवलप किया है, गूगल ने। कैसा चिप है, क्वांटम चिप, क्वांटम कंप्यूटिंग पे काम करेगा। समझ में आ रही बात। विलो चिप, नाम क्या है, विलो। अब सुनो, ध्यान से सुनो। सॉल्व्ड अ कॉम्प्लेक्स, सॉल्व्ड ऑलरेडी
अ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम इन 5 minutes, अ टास्क दैट वुड टेक क्लासिकल कंप्यूटर, नॉर्मल कंप्यूटर को क्या लगेगा, लॉन्गर देन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। क्वांटम और क्लासिकल में डिफरेंस समझे? एक नॉर्मल कंप्यूटर को हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स से लेके अब तक का टाइम जिसमें लगेगा वो कितने मिनट में सॉल्व किया क्वांटम ने? 5 मिनट में, है ना। गूगल का विलो चिप ने। समझ में आई बात? डिफरेंस समझे क्वांटम का और क्लासिकल का, कि अब हम लोग कहां चले जाएंगे? नहीं समझ में आ रही बात? ठीक है, दिस इज क्वांटम। क्वांटम सुपर कंप्यूटर कितना लगता है? 10⁻25 ईयर्स सुपर कंप्यूटर को। नॉर्मल कंप्यूटर्स जो नॉर्मल में भी सुपर कंप्यूटर को। क्वांटम चिप में क्या यूज होता है? बार बार क्यूबिट्स 0 1 एक साथ यूज हो सकता है। कैसे यूज हो सकता है? एक साथ, बस ये ध्यान रखना है। अब आता है जेन कास्ट मॉडल। ये भी किसका है? गूगल का डीप माइंड है। एआई बेस्ड वेदर फोरकास्टिंग मॉडल है ना, इसको हमने प्री सिक्योर में भी कवर किया था, इसको भी पुराने वाले को भी सबको प्री सिक्योर में कवर किया था। प्रिडिक्ट्स वेदर पैटर्न अप टू 15 days इन एडवांस विदाउट जस्ट 8 मिनट। जस्ट 8 मिनट में अगले 15 दिन का वेदर पैटर्न फोरकास्ट कर लेगा। किसका? गूगल का डीप माइंड, है ना। जो नया नया गूगल का फोन आता है ना, जिसको हम बोलते हैं नेक्सस फोन, याद आ रहा है? तो नेक्सस फोन या गूगल फोन्स में ये तुमको यही दिखाएगा कि यू नाउ विद गूगल डीप माइंड, कुछ कुछ टेक्नोलॉजी लगा के। फिर बाकी तो हर फोन में आ ही जाता है धीरे धीरे, लेकिन अगर गूगल का है तो स्टार्ट गूगल अपने फोन से करेगा, गूगल डीप माइंड। ठीक है, ठीक है। इमेज जनरेशन कर देगा, ये सब काम कर देगा। टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, सबका मेजरमेंट कर देगा। समझ में आई बात? तो आप कहीं जा रहे हो घूमने फिरने, तो सबका मेजरमेंट। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का फोरकास्टिंग में क्या देगा? हेल्प देगा। इंप्रूव डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। क्या नाम है? जेन कास्ट। नाम क्या है? जेन कास्ट। टैक्स ड्रग एंड मार्जिनल टैक्स रेट। क्या है ये? टैक्स ड्रैग है, सॉरी। रेफर्स टू द रिडक्शन ऑफ पोटेंशियल इनकम ड्यू टू टैक्सेस। इसको बोलते हैं टैक्स ड्रैग। पोटेंशियल इनकम मतलब आप कुछ इनकम कर सकते थे, बट चूंकि टैक्स ज्यादा है इस वजह से आप नहीं कर पाए, है ना। टैक्स ज्यादा है तो आपने वो काम ही नहीं किया कि इसमें टैक्स ज्यादा है, छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। आ रही बात समझ में? तो पोटेंशियल इनकम increases with the marginal tax rate. Individual with a 30% marginal tax rate will experience greater tax drag than those with a 20%. Obvious बात है। Increases with the investment horizon. छोटा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, बड़ा और ज्यादा। Longer pre-tax return on an investment lead to larger tax drag. ठीक बात है। टैक्स ड्रैग का मतलब वो रेवेन्यू, वो इनकम जो लॉस हो गया किसकी वजह से? हायर टैक्स रेट्स की वजह से। समझ में आई बात? इसको क्या बोलते हैं? टैक्स ड्रैग। मार्जिनल टैक्स रेट क्या होता है? इज द टैक्स रेट विच इज एप्लीकेबल फॉर ईच टैक्स ब्रैकेट फॉर अ टैक्स पेयर इनकम और अदर टैक्सेबल इनकम फॉर विच ही और शी क्वालिफाइज। मतलब इसमें मार्जिनल टैक्स रेट मतलब कि जितना कोई पर्सन है, कोई पर्सन मान लो तुम हो, कोई पर्सन है, जिस टैक्स रेट के लिए वो क्वालिफाई होता है ना। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा सैलरी अगर 12 लाख है तो 12 लाख तक टैक्स रेट अभी क्या कर दिया गया है? 0 कर दिया गया है ना। तो बस वही चीज है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल टैक्स रेट। कोई 15 लाख वाली कैटेगरी में है, समझ में आई बात? तो वो जिस टैक्स रेट में है उसके लिए उसको क्या बोलेंगे? मार्जिनल टैक्स रेट। खैर ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको क्या समझना है? टैक्स ड्रैग समझना है। ठीक है, टैक्स की वजह से ड्रैग होना, पीछे हटना। समझ में आई बात? इसको क्या बोलते हैं? टैक्स ड्रैग। इससे भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विंडफॉल टैक्स। जब पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइस सस्ता हो रहा था, क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा था, तो क्रूड ऑयल सस्ता होगा तो रिलायंस वगैरह रिफाइनरी ज्यादा पैसा कमाएंगी क्योंकि सस्ते में क्रूड ऑयल खरीदेंगी, है ना। तो वैसे में गवर्नमेंट ने उन पे क्या लगा दिया? विंडफॉल टैक्स। कि सस्ते में तेल खरीद रहे हो तो हमें ज्यादा टैक्स दे दो कुछ दिनों के लिए, जब तक सस्ते में तेल मिल रहा है। उसको क्या बोलेंगे? विंडफॉल टैक्स। A tax imposed on industries that experience significantly above average profit due to favorable economic condition. अभी हटा दिया गवर्नमेंट ने, पहले लगाया था, इस साल हटा दिया। ठीक बात है। डिजाइन टू कैप्चर अ पोर्शन ऑफ अनएक्सपेक्टेड गेन। अचानक से अनएक्सपेक्टेड गेन हो गया तो उसलिए टैक्स के ऊपर अलग से क्या लग जाता है?
विंडफॉल, विंडफॉल प्रॉफिट, बहुत ज्यादा प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड से ज्यादा प्रॉफिट तो एक्सपेक्टेड से ज्यादा टैक्स, विंडफॉल टैक्स हटा दिया। कॉमनली इंडस्ट्री सच एन ऑयल गैस एंड माइनिंग, फर्स्ट इंप्लीमेंटेड कब, 2022 में, अभी इसको एबॉलिश कर दिया गया। रिसेंटली विंडफॉल टैक्स वाज एबॉलिश्ड ऑन क्रूड ऑयल, एटीपी, पेट्रोल एंड डीजल एक्सपोर्ट्स। ठीक बात है, ठीक है। फिर क्या आता है, वेल्थ टैक्स, वेल्थ होगा तो क्या आएगा, वेल्थ टैक्स आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, बस बात खत्म। इसमें तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत हमें नहीं है, ठीक है। किस पे आएगा, इन्वेस्टमेंट पे भी आएगा, जैसे आपने शेयर मार्केट के स्टॉक्स ले रखे हैं, गोल्ड खरीद के रखा है, रियल एस्टेट माटी खरीद के रखा है, लग्जरी आइटम्स कार्स खरीद के रखी हैं, सब पे क्या लगेगा, वेल्थ टैक्स। जो आपका आपके वेल्थ में क्या काउंट होगा, गोल्ड, माटी, बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज, शेयर्स, गाड़ियां, सब पे लग के क्या लगेगा, वेल्थ टैक्स, ठीक है। आपका नेट वेल्थ कैलकुलेट होगा, कितना परसेंट लगना चाहिए, 1% ऑन अर्निंग एक्सीडिंग 30 लाख पर एनम फॉर इंडिविजुअल, ठीक है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड कंपनीज, 1% टैक्स ऑन अर्निंग एक्सीडिंग 30 लाख पर एनम, ठीक है। तो ये वेल्थ टैक्स नहीं है, एक तरह से वेल्थ टैक्स का कॉन्सेप्ट इंडिया में था पहले, अभी नहीं है ना। इलेक्शन के टाइम पे बोला जा रहा था कि इसको वेल्थ टैक्स को इंडिया में इंपोज करेगी कांग्रेस, ठीक है, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। हमारे में क्या है, एबॉलिश कब कर दिया गया, 2015 में, ड्यू टू इश्यूज लाइक एक्सटेंसिव लिटिगेशन, बहुत ज्यादा केस फाइल हो रहा था, है ना, कि तुमको वेल्थ दिखता है मेरा 50 करोड़ का, 100 करोड़ का लोन जो है वो नहीं दिखता है, समझ में आ रही बात। तो वो सब चीजों की वजह से अब इंडिया में कोई वेल्थ टैक्स नहीं है, ठीक है। आगे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं लास्ट क्लास में बता रहा था कि इसको आगे पढ़ेंगे, है ना। देखो, एक बैंक जब दूसरे बैंक से लोन लेती है, एक बैंक जब दूसरे बैंक से लोन लेती है, लोन कितने दिन के लिए ले सकती है, एक दिन के लिए भी लोन लिया जा सकता है ना, एक वीक 2 वीक के लिए भी लोन लिया जा सकता है, समझ में आई बात, और ज्यादा टर्म के लिए भी लिया जा सकता है ना। इसको बोलते हैं कॉल मनी, क्या बोलते हैं, कॉल मनी, नोटिस मनी, याद आ रहा है, टर्म मनी। तो वो जो बैंक दूसरे बैंक से लोन ले रही है उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट आएगा कि नहीं आएगा, कौन सा इंटरेस्ट रेट आएगा, वो इंटरेस्ट रेट का नाम क्या है, सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट। ये नया आरबीआई ने प्रपोज किया है, समझ में आई बात। इसके पहले इंडिया में जो रेट चलता था उसको क्या बोलते थे, माईबोर, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, क्या चलता था, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। अब क्या चलेगा, सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट, समझ में आई बात, क्या चलेगा, बोलो, सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट, क्या चलेगा, बोलो, सिक्योर्ड ओवरनाइट रुपी रेट। काफी चांसेस हैं कि ये पूछे जाए। किसको रिप्लेस किया है इसने, बोलो, माईबोर को, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, ठीक है। माईबोर लंदन का एक था लाइबोर, वैसे चलता था, और अभी वाला यूएस के हिसाब से चलेगा, ठीक है, यूएस जैसा चलेगा हम लोगों का, पहले लंदन जैसा चलता था, ठीक। SORR इज द रेट विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोरो और लैंड ओवरनाइट फंड सिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। मोर रिलायबल है, माईबोर को क्या किया जा सकता था, मैनुपुलेट, इसका मैनुपुलेशन क्या है, कम किया जा सकता है, समझ में आई बात। इसका मैनुपुलेशन आसान था, मतलब रेट वेट को मैनुपुलेट करना, इसका रेट को मैनुपुलेट करना क्या है, मुश्किल है, ठीक है। रिफ्लेक्ट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एज इट इज अ वेटेड एवरेज, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को रिप्रेजेंट करता है। जब आप पढ़ोगे इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर फाइनेंस, जब हम बैंकिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, बैंकिंग्स में भी हम लोग पढ़ेंगे जब फाइनेंशियल मार्केट, तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या आता है, बैंक से क्या ले सकता है, लोन ले सकता है, समझ में आई बात। तो रिफ्लेक्ट द ट्रू कॉस्ट ऑफ बोरोइंग एज इट इज अ वेटेड एवरेज ओवरनाइट रेपो एंड ट्रैप्स ट्रांजैक्शन। तो इतना डिटेल नहीं चाहिए, बस नाम देख लो, और कुछ खास इसमें है नहीं। SORR अलाइन विथ ग्लोबल बेंचमार्क, ग्लोबल बेंचमार्क क्या है, सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, जो कि कहां पे यूज होता है, यूएस में। तो वापस से सुन लो, जब इकोनॉमिक्स का क्रैश कोर्स वापस कराएंगे तो वापस इसको रिवाइज कराऊंगा, बट फिर से सुन लो। बैंक, कोई भी बैंक जब दूसरे बैंक से, बैंक को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोल दो, जब 1 नाइट 1 वीक ऐसे लोन लेता है तो इंडिया में कौन सा रेट लगता था, माईबोर,
ये लंदन के लाइबोर जैसा था। समझ में आई बात? अब हम लोग क्या लगा रहे हैं, SORR, जो यूएस के SOFR जैसा है। समझ में आई बात? ये ज्यादा सिक्योर है, इसमें मैनिपुलेशन वगैरह के चांसेस कम है, क्योंकि इसमें कैसा वेट एवरेज लिया जाता है, वेटेड एवरेज। पिछले कुछ दिनों में या पिछले एक दिन में जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, क्या हुए हैं, ट्रांजैक्शन, उसका क्या लिया जाता है, वेटेड एवरेज। ट्रांजैक्शन ज्यादा हुआ है मतलब डिमांड ज्यादा है तो रेट ज्यादा हो जाएगा, ट्रांजैक्शन कम हो रहा है मतलब डिमांड कम है तो रेट कम हो जाएगा, ऐसे करके होता है। इसका रेट फिक्स नहीं होता है कि हाँ एक रात के लिए 1% दे दो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तब किस पे होता है, डायनेमिक होता है। एयरप्लेन का जो प्राइस होता है ना, वैसे ही ये भी डायनेमिक प्राइसिंग पे होता है। समझ में आई बात? कौन सा प्राइसिंग, डायनेमिक प्राइसिंग। फर्स्ट ऑफशोर माइनिंग ऑक्शन, ये हमने रूल्स पढ़ा था कल। पहला ऑफशोर माइनिंग ऑक्शन कब हुआ, नवंबर 2024 में। हमने अरेबियन सी और अंडमान सी के अक्रॉस क्या दिए, 13 मिनरल ब्लॉक दिए, क्या करने के लिए बोलो, माइनिंग करने के लिए, है ना, कि ये ब्लॉक्स लो और क्या करो, माइनिंग करो। ठीक है, ठीक है ना। कहां कहां दिया, केरला कोस्ट, अरेबियन सी, सब जगह हमने दिया है। ठीक बात है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन पता है ना, व्हाट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? अगर ये इंडिया का कोस्ट है, इंडिया कोस्ट से कितना किलोमीटर, 200 नॉटिकल माइल या 370 किलोमीटर तक अगर कुछ भी मिनरल्स है तो कौन एक्सट्रैक्ट कर सकता है, इंडिया। अब ऐसा नहीं है कि यहां श्रीलंका आ गया तो इंडिया यहां तक कर सकता है, बीच में कंट्री आ गया तो खत्म हो गया। आई बात समझ में? ठीक। बट चाइना इस चीज को नहीं मानता कि खत्म हो गया, वो तो आगे तक खींच देता है। ठीक है, चलिए। समुद्रयान मिशन पुराना है, इंडिया फर्स्ट मैन्ड डीप सी मिशन, जैसे गगनयान है वैसे समुद्रयान है। ऑफशोर मतलब डीप सी में माइन करना, कहां पे, डीप सी में, तो उसको क्या बोलते हैं, ऑफशोर, है ना। अगर डीप सी में माइनिंग नहीं हो रही है, बहुत पास के सी में हो रही है या फिर आपके इनलैंड में हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑनशोर। धारिणी, धारिणी एक फोएटल ब्रेन एटलस है, ये भी इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने फोएटल मतलब जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है उसके ब्रेन का क्या बना दिया है, मैपिंग। समझ में आ रही बात, बच्चे के ब्रेन को मैप कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, धारिणी। किसका है, आईआईटी मद्रास। किसका इमेज बनाया है, 3D इमेज, किसका, फोएटल ब्रेन, बच्चे के ब्रेन का। समझ में आई बात, बच्चा मतलब पैदा होने वाला बच्चा नहीं, जब वो ऑलरेडी वुम में है उसका। लार्जेस्ट पब्लिकली अवेलेबल डिजिटल डेटा सेट है ये, है ना। कवर ब्रेन डेवलपमेंट फ्रॉम 14 टू 24 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है ना, अपने सेकंड ट्राइमेस्टर में, ट्राइमेस्टर तीन महीने का, तो 3 महीना बीत जाने के बाद जब दूसरे ट्राइमेस्टर में जाती है तो ब्रेन का डेवलपमेंट कैसे हो रहा होता है, उसके बीच का पूरा इसने क्या बनाया है, एटलस बनाया। आई बात समझ में? किसका है, आईआईटी, बोलो, मद्रास, है ना। यूएस का भी है एलन ब्रेन एटलस, उससे हमारा कॉस्ट कितना है, 1/10। तभी तो जीडीपी ज्यादा है उनका, हर चीज का दाम ज्यादा ही रख दोगे तो जीडीपी ज्यादा ही लगेगा। समझ में आई बात? यूजफुल फॉर क्लिनिकल्स, रिसर्च, न्यूरोसाइंस, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड, कुछ खास नहीं है इसमें। आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड बोला कि आर्कटिक जो है लास्ट 2024 सेकंड वार्मेस्ट ईयर गुजरा है उसके लिए। कैसा गुजरा है, सेकंड वार्मेस्ट ईयर। कौन पब्लिश करता है, नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। बस स्नो सीजन कम हो गया वहां पे, स्नोफॉल कम हो रहा है, ग्लेशियर रिट्रीट हो रहे हैं, वापस वो ग्लेशियर इतना फॉर्म नहीं हो रहे हैं जितना वो गर्मियों में रिट्रीट हो रहा है, ये सब प्रॉब्लम है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये आपको पता होना चाहिए, हर 2 साल में आता है। कितने साल में आता है, 2 साल में। ठीक है, कौन रिलीज करता है इसको, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ, इसके अंदर आता है, एनवायरमेंट के अंदर। बाइएनियल 1987 से चल रहा है। अभी कौन सा पब्लिश हुआ है, 18th। समझ में आई बात, कौन सा पब्लिश हुआ है, 18th। ठीक है, 19th कब होगा, 2025 में। 2023 इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 1 साल पहले का रिपोर्ट है, बट अब 2025 में आएगा तो बीच वाला पता होना चाहिए, है ना। क्या क्या कवर करता है ये, फॉरेस्ट, ट्री, मैंग्रोव, सब कुछ कवर करता है। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट और ट्री में क्या अंतर है,
फॉरेस्ट के लिए मिनिमम एरिया 1 हेक्टेयर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? अगर 1 हेक्टेयर तक लगातार ट्री है तो उसको क्या डिक्लेयर किया जा सकता है? फॉरेस्ट। समझ में आई बात? मान लो तुमने 1 हेक्टेयर पे अपने पेड़ लगा दिए खुद के, उसको क्या डिक्लेयर किया जा सकता है? फॉरेस्ट। प्राइवेट फॉरेस्ट होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रीज मतलब कहीं भी पेड़ लगा हुआ है वो क्या है? ट्री है। तो इंडिया का जो फॉरेस्ट और ट्री कवर दोनों मिला के 25% प्लस है पूरे ज्योग्राफिकल लैंड का। समझ में आई बात? ठीक है, वही ये चीज बताता है। देखो क्या बताता है, देखो क्या बताता है कि हमारा जो फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट और ट्री कवर मिला के कितना है? 25.17। फॉरेस्ट कवर कितना है? 21.76। ट्री कवर कितना है? 3.41। ठीक है। अच्छा, फॉरेस्ट 3 तरह के होते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। ठीक है, या उनको ऐसा भी बोला जाता था पहले, डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट। तो थोड़ा क्लासिफिकेशन चेंज किया था, है ना। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जिसका कैनोपी कितना हो? 70%। कैनोपी मतलब ट्रीज का जो कैनोपी ऊपर से देख रहे हो, तो 70% एरियाज में क्या मिलने चाहिए? ट्रीज। उसको क्या बोलोगे? वेरी डेंस फॉरेस्ट। 40% से ज्यादा होगा तो क्या बोलोगे? डेंस। और 10% से 40% के बीच में क्या होगा? क्या बोलोगे? ओपन फॉरेस्ट। समझ में आई बात? 10% से कम है तो फॉरेस्ट नहीं होगा। जब पूरे लैंड में 10% पे ट्री नहीं है तो काहे का फॉरेस्ट? समझ में आई बात, है ना। ठीक है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट भी होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और क्या है? ऑल लैंड विथ अ ट्री कैनोपी डेंसिटी ऑफ मोर देन 10% कवरिंग एटलीस्ट 1 हेक्टेयर रिगार्डलेस ऑफ ओनरशिप और लीगल स्टेटस, उसको क्या बोलोगे? फॉरेस्ट। ट्री कैनोपी कितना होना चाहिए? मिनिमम 10। एरिया कितना होना चाहिए? मिनिमम 1। वो किस में आ जाता है? फॉरेस्ट। समझ में आई बात? डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ऑर्किड्स, बैम्बू, पाम प्लांटेशन सब फॉरेस्ट में आ सकता है। समझ में आई बात? ठीक है, बैम्बू प्लांटेशन भी। बस मैक्सिमम इंक्रीज किस में हुआ था? छत्तीसगढ़, यूपी। सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिक्रीज किस में हुआ? एमपी। लेकिन सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है किस में? मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। ये फॉरेस्ट कवर है, ये फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है। फॉरेस्ट एंड ट्री कवर दोनों मिला दो तो इंक्रीज किस में है? छत्तीसगढ़। सिर्फ फॉरेस्ट की बात करो तो ज्यादा इंक्रीज किस में है? मिजोरम। ठीक है, इतना रटने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए। किस किस जगह पे फॉरेस्ट कवर 75% से ज्यादा है? मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, सब पेड़ ही है ना, और क्या है। अरुणाचल प्रदेश में भी है, और नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, सब में फॉरेस्ट कवर क्या है? 75% से ज्यादा। समझ में आई बात, है ना। ठीक है, पूरे एरिया का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर किसका है? एमपी, क्योंकि एरिया भी तो ज्यादा है, एमपी का एरिया बहुत ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट और ट्री कवर भी है। 8 तो उसमें टाइगर रिजर्व हो जा रहे हैं, बताओ, है ना। लक्षद्वीप का सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है? 92%। सिर्फ 8% एरिया खाली है, बाकी 92% में क्या है? फॉरेस्ट और ट्री कवर है। समझ में आई बात, है ना। अब बताओ, हम लोग मालदीव जाके क्या ही कर रहे हैं? हमें कहाँ जाना चाहिए? लक्षद्वीप जाना चाहिए। बीच का बीच, ट्री का ट्री। मालदीव में कोई ट्री तो है नहीं, सिर्फ क्या है? बीचेस हैं। मिजोरम में कितना है? 88। अब इंदिरा गांधी पीस प्राइज। इंदिरा गांधी पीस प्राइज क्या है? बोलो, व्हाट इज इंदिरा गांधी पीस प्राइज? इंसेप्शन एंड पर्पस। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 1986 में हुआ। 2024 का अवार्डी, इसको बस ध्यान रखो, माइकल मिकेल बैचलेट को मिला, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चिली, ह्यूमन राइट्स के एडवोकेसी के लिए। नाम क्या है? मिशेल बैचलेट। कहां थी ये? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चिली रह चुकी है, बस इतना ही जानना है। वोलेकानो, किलुआ वोल्कानो कहां पे है? हवाई में। हवाई किसका पार्ट है? यूएसए का। हवाई एक आइलैंड है, जापान से थोड़ा ही दूर है। समझ में आई बात? सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान चला गया हवाई को कब्जा करने, तो यूएस को गुस्सा आ गया, हिरोशिमा नागासाकी उड़ा दिया उसने। मजाक चल रहा है इधर, है मजाक चल रहा है। समझ में आई बात? ठीक है, देख रहे हो ना, कौन सा आइलैंड है? किलुआ। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी टू मोना लोआ। मोना लोआ भी वहीं पे है, हवाई में। मोना लोआ नेशनल पार्क भी है, मोना लोआ, किलुआ, इधर ये सब।
स्पॉन्ज सिटी समझते हो? स्पॉन्ज सिटी मतलब पेड़ लगाना, ट्रीज लगाना, सो दैट कि वहां पे क्या रोका जाए, फ्लड वगैरह को रोका जाए, उसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज सिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पॉन्ज सिटी ओरिजिनेटेड इन चाइना, रेफर टू सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट एंड एट इंप्रूविंग फ्लड कंट्रोल। छोटे छोटे पेड़ वेड़ लगा देना, ऐसा कुछ कुछ पूरा मैकेनिज्म डेवलप कर देना, सो दैट कि क्या रहे, फ्लड से हम क्या कर पाए, कंट्रोल। समझ में आई बात? अब बारिश ज्यादा होगा, इधर ट्रैप हो जाएगा, बहुत ज्यादा सिटीज में नहीं जाएगा। स्पॉन्ज का काम क्या कहता है, पानी को एब्जॉर्ब करना। ठीक बात है ना? मोदी जी ने इसको मेंशन किया था, वैसे तो ये पुराना कॉन्सेप्ट हो गया, तो मेंस वेंस में लिखने के काफी काम आता है। ठीक है, बस हो गया, खत्म हो गया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना? तो आज के दिन में कितने टॉपिक होंगे, 10 टॉपिक होंगे जो इंपॉर्टेंट ज्यादा है, 10 और टॉपिक होंगे जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे करके हम सैटरडे तक खत्म कर लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसको रिवाइज आप करना, फिर एक बार और हम लोग एक दिन पूरा लेके या 2 दिन पूरा लेके फिर रिवाइज कर लेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई। ठीक है, यूपीएससी वाले तो एक बार ही पढ़ के जाओ, एक बार खुद से रिवाइज करके जाओ, स्टैटिक पे ज्यादा फोकस रखो, उसी से यूपीएससी क्लियर होता है ना? ठीक है, इसको भी पढ़ के जाना है, जो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो पढ़ के ही जाना, यूपीएससी देने जाना तो 15 तक खत्म हो जाएगा, 25 तक एक बार तो पढ़ ही लोगे, पढ़ लोगे कि नहीं पढ़ लोगे, है ना? चलो फिर मिलते हैं हम लोग, कब मिले, कल मिलते हैं सुबह 7:30। आज तो मैंने 8 बजे शुरू किया। ठीक है, ओके देन, थैंक यू।